नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन की सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा। पीएम मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। उन्होंने कहा, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। संविधान में भी सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाने का उल्लेख है। पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा गर्म है। इसके पक्ष और विरोध में जमकर बातें कही जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर न्यूज़ चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में है। तो चलिए जानते हैं आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा इस बात पर टिकी है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। यूसीसी देश में रहने वाले सभी धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए एक नियम कायम करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का संविधान के अनुच्छेद 44 में भाग 4 में भी साफ तौर पर बताया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सरकार देश के सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में उस समय की देन है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उस समय भारत में मौजूद अलग अलग कानूनों को एक साथ लाया जाए ताकि कुछ मामलों में सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसमें विशेष रूप से सिफारिश की गई कि मुस्लिमों और हिंदुओं के पर्सनल कानून को इससे बाहर रखा जाए। 1948 में संविधान सभा की बहस के दौरान के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णावामी और अंबेडकर ने यूसीसी का बचाव किया था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, वह संविधान सभा की बहसों के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। अंबेडकर कई राजनीतिक दिग्गजों के साथ समान नागरिक संहिता के प्रस्तावक थे। नजीरुद्दीन अहमद सहित कई सदस्य इसके खिलाफ थे। खिलाफ में तर्क पेश कर रहे सदस्यों का कहना था कि अलग अलग समुदायों के धार्मिक कानूनों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। यूसीसी के खिलाफ प्रतिरोध रूढ़िवादी हिंदुओं की ओर से भी हुआ, जिन्होंने महसूस किया कि यूसीसी उनके व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करेगा जो उनके शास्त्रों द्वारा निर्धारित होते हैं। अंबेडकर साहब का विचार था कि धार्मिक संहिता पूरी तरह से भेदभावपूर्ण प्रकृति के हैं, जहां महिलाओं को बहुत कम या कोई अधिकार नहीं दिया गया था। संविधान सभा की बहस के दौरान भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णावामी और अंबेडकर ने यूसीसी का बचाव किया, जबकि मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि यह मतभेद को बढ़ावा देगा। हालांकि अल्लादी का विचार था कि इससे लोगों के बीच मित्रता पैदा होगी और एकता की भावना बढ़ेगी। संविधान सभा की बहस के दौरान अल्लादी के विचारों का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने कहा कि समान नागरिक संहिता में कुछ भी नया नहीं है। विवाह उत्तराधिकार के क्षेत्रों को छोड़कर देश में पहले से ही एक कॉमन सिविल कोड मौजूद है। अंबेडकर ने तर्क दिया था कि यूसीसी की अनुपस्थिति होने से सामाजिक सुधारों में सरकार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के खंड 7 में अंबेडकर के तर्क को पढ़ा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा था, मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आता कि धर्म को इतना विशाल और बड़ा क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को ही प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। आखिर हमें यह आज़ादी किस लिए मिल रही है? हमें यह स्वतंत्रता अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है, जो असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीज़ों से इतनी भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए भी यह कल्पना करना बिल्कुल संभव नहीं है कि पर्सनल लॉ को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इन अलग अलग कानूनों और मैरिज एक्ट की वजह से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। इसी कारण देश में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग होती रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदायों को एक ही सिस्टम में लाए जाने का प्रस्ताव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग का एक बड़ा कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों की वजह से न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। मौजूदा समय में लोग शादी, तलाक जैसे कई मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाते हैं। यूसीसी का एक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा देना भी है।
एक देश एक कानून होगा तो इससे राष्ट्रवाद की भावना भी प्रबल होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक मान्यताओं जैसे शरीयत कानून, हिंदू कोड बिल और अन्य के आधार पर अलग अलग कानूनों को सरल बनाने में भी मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल महिला के अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है। LRDHQों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा होगा। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है। इस प्रथा का काफी विरोध होता रहा है। पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हेठ्यू होने का प्रस्ताव भी बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी UCC बिल में रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विशेषज्ञों के विचार भी बंटे हुए नजर आते हैं। वह इस बात को लेकर एकमत नहीं है कि क्या राज्य के पास समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की शक्ति है भी या नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति का अधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। यह 52 विषयों की सूची है और इन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार के पास इसे लागू करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों पर लागू होगा। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि अलग अलग राज्यों के पास इसे लागू करने की शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति केंद्र के पास है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए राज्यों को शक्ति दी जाती है तो इससे कई तरह के व्यावहारिक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, लेकिन कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में नहीं। ऐसे में 2 लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शादी की थी, अगर वह हिमाचल चले जाते हैं तो वे किस कानून का पालन करेंगे या उन पर कौन सा कानून लागू होगा। राज्यसभा में पास हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिलझात हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से भाजपा के एजेंडे में शामिल रहा है। पार्टी इस पर संसद में कानून बनाए जाने को लेकर जोर देती रही है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले साल यानी शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पेश किया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया और सदन में खूब हंगामा भी हुआ। इस विधेयक के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि 23 वोट इसके विरोध में पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।